हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा बाल विकास है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बाल विकास का जो क्वेश्चंस है हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जो भी बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो यूजीसी नेट में भी टॉपिक दिया गया है बाल विकास का, तो चलिए देखते हैं। इसमें हम देखेंगे फ्रेंड्स जो हमारे सॉल्व पेपर हैं जो 2011 में आए हुए हैं कुछ पेपर्स, तो उन पेपर के क्वेश्चन भी मैंने बताया है इसमें। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हर एग्जाम में आपका बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र पूछा जाता है। तो बिना देर किए हुए क्वेश्चन स्टार्ट। फ्रेंड्स, ये रहा पहला क्वेश्चन। किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण है। अब कोई भी बालक होगा तो वो मेंटलिटी रूप से कब अस्वस्थ होता है, इसके ऑप्शन देखते हैं हम। ए है परिवार का वातावरण, बी है कक्षा का वातावरण, या सी है पास पड़ोस का वातावरण, या डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा उपरोक्त सभी, क्योंकि क्या होता है किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का जो कारण है वो उपरोक्त सभी होगा। परिवार का वातावरण भी हो सकता है, क्योंकि परिवार का एनवायरनमेंट जैसा रहेगा बच्चा उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। कक्षा का एनवायरनमेंट, एक क्लास का एनवायरनमेंट कैसा है, उसके मित्र कैसे हैं, टीचर्स का व्यवहार कैसा है, फिर आता है पास पड़ोस का वातावरण, यानी कि चारों ओर का एनवायरनमेंट कैसा है। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, उसके मेंटलिटी रूप को अस्वस्थ होने का कारण है। सेकंड क्वेश्चन है संवेग क्या है। जैसा कि आपको पता है कि संवेग यानी होता है इमोशंस। तो इमोशंस क्या कहलाते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए उत्तेजित करना, एक्साइटेड करना ही हमारा क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। इनके ऑप्शन देखते हैं हम। फर्स्ट है प्यार व स्नेह, सेकंड है क्रोध व भय, थर्ड है उत्तेजना या भावों में परिवर्तन, या फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा उत्तेजना या भावों में परिवर्तन। जो हमारे इमोशंस रहते हैं तो इमोशंस क्या हैं, उत्तेजनाएं हैं। हमारे भावों जैसे क्रोध, भय, इन सब चीजों में क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। समय के अकॉर्डिंग उनमें इमोशंस दिखाई देने लगते हैं, उसे ही हम कहते हैं संवेग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बालक में अपराधी प्रवृत्ति की विकसित होने का मुख्य कारण क्या है। जब बालक क्या होता है, अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है, तो उसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पहला है परिवार का वातावरण, सेकंड है अनुशासनहीनता, थर्ड है आर्थिक अभाव, या फोर्थ है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। इसका करेक्ट आंसर होगा परिवार का वातावरण। जब बालक अपराधी प्रवृत्ति का होता है तो उसका जो मुख्य कारण क्या हो जाएगा, परिवार का वातावरण, क्योंकि बच्चा क्या रहता है अपने परिवार में ही सारी चीजों को सीखता है। यदि परिवार में वो अपराधी प्रवृत्ति की ये सारी चीजों को देखता है या सीखता है तो उसमें वैसे ही गुण आने लगते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, परिवार का वातावरण। अगला क्वेश्चन है सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। जब भी हम लर्निंग करना सीखते हैं तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है। इनके ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स। पहला है पाठ्य पुस्तक पठन करना, सेकंड है रुचि, थर्ड है अनुभव, या फोर्थ है जिज्ञासा। आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जिज्ञासा। पहला तो होगा इसमें जिज्ञासा। क्यों हो सकता है, क्योंकि जब हम कुछ चीजें सीख रहे हैं तो सीखने के लिए हमें क्या होनी चाहिए, अंदर से जिज्ञासाएं होनी चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए कि हम क्या चीज सीख रहे हैं। यदि आप में वो चीज जानने की इच्छा है तो आप वो चीज को जल्दी ही सीख पाएंगे। तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, सीखने की प्रक्रिया का जिज्ञासा होगा। अगला क्वेश्चन है विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। स्पेशल जो चाइल्ड रहते हैं उनके एजुकेशन के लिए एक टीचर्स को किस चीज का ध्यान देना चाहिए। इनके ऑप्शन देखते हैं हम। फर्स्ट है अपने पहनावे पर, सेकंड है अनुशासन पर, थर्ड है व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर, या फोर्थ है पाठ्यक्रम पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर। एक टीचर्स है जब बच्चों को शिक्षा दे रहा है तो उसमें ये चीज ध्यान होनी चाहिए, वो इस चीज को ध्यान दे
कि व्यक्ति क्या करे, उनमें जो भी चीज़ें आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताओं की चीज़ों पर ध्यान दे, वो उनमें क्या समस्याएं आ रही हैं, उनको क्या चीज़ें नहीं बन रही हैं, तो उनकी समस्याओं का समाधान करे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। इनके ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय लाना। सेकंड है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना। थर्ड है विशेष व सामान्य बच्चों को साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा हमारा उपरोक्त सभी। तो समायोजन शिक्षा क्या कहलाती है कि इसमें इसका जो मुख्य कार्य क्या क्या हो सकता है। पहला तो होगा कि जो बच्चे यदि स्कूल नहीं आ पा रहे हैं तो उनको क्या करना, स्कूल लाने की कोशिश करना, बच्चों को विद्यालय भेजना। सेकंड है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, कैसे उनको पढ़ाना है, कैसे उनको सिखाना है, तो उनका ये काम करना। थर्ड है विशेष व सामान्य बच्चों को साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना। हम स्पेशल चाइल्ड या जो मंद बुद्धि के जो बालक रहते हैं उनको हम एक साथ पढ़ाने की क्या कर सकते हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा क्या करेगा, एक दूसरे को देख के लर्निंग करना बहुत जल्दी सीखता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है। आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि बाल विकास की सबसे जटिल और कठिन अवस्था कौन सी कहलाती है। फर्स्ट है शैशवावस्था, सेकंड है किशोरावस्था, थर्ड है बाल्यावस्था, या फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो जीवन की सबसे कठिन अवस्था कौन सी कहलाती है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है किशोरावस्था। जो किशोरावस्था रहती है वो हमारी रहती है 12-13 से 18 वर्ष तक रहती है। इसमें बच्चा क्या होता है, धीरे धीरे मैच्योर होने लगता है। उसके जीवन की ये सबसे कठिन संघर्ष तूफानी अवस्था भी हम इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता। एक जो सृजनात्मक बालक रहते हैं उनमें देखते हैं हम इसमें कौन सा गुण नहीं पाया जाता है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट है खोजपूर्ण प्रवृत्ति, सेकंड है अच्छी अंतर्दृष्टि, थर्ड है क्रियाशीलता, या फोर्थ है सीमित रुचियां। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, वो है सीमित रुचियां। जो सृजनात्मक बालक होते हैं उनमें कौन सा गुण नहीं पाया जाता है, सीमित रुचियां, मतलब एक लिमिट तक जो इंटरेस्ट रहता है वो नहीं पाया जाता है। तो कौन कौन से गुण पाए जाते हैं सृजनात्मक बालक में, तो खोजपूर्ण प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, अच्छी अंतर्दृष्टि पाया जाता है, और क्रियाशीलताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है। एजुकेशन साइकोलॉजी का जो संबंध है वो किससे नहीं है। इनका ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है मानव व्यवहार का अध्ययन, सेकंड है मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, थर्ड है सीखने के तरीके का अध्ययन, या फोर्थ है संचार माध्यमों का अध्ययन। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, संचार माध्यमों का अध्ययन। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो संबंध है वो किससे नहीं है, संचार माध्यमों के संबंध से नहीं है। नेक्स्ट है, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक है। इनका ऑप्शन देखते हैं। पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, या ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ये सभी। तो वृद्धि को प्रभावित करने वाले जो कारण है वो कौन कौन से हैं, पर्यावरण भी है, स्वास्थ्य भी है, और आहार भी है। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है। इनका ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है पूर्व प्राथमिक कक्षा को, सेकंड है प्लेवे विद्यालय को, थर्ड है घर को, या फोर्थ है ये सभी। तो भाषा शिक्षण की प्रथम भाषा या प्रथम कक्षा किसे माना जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा हमारा पूर्व प्राथमिक कक्षा को। तो भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा के रूप में घर माना जाता है, क्योंकि बच्चा घर से ही बोलना, सुनना आदि के कौशल को प्राप्त करता है।
इसलिए उसे भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा पूर्व प्राथमिक कक्षा को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात है? अक्षमता यानी क्या हो जाएगा, जो बच्चों में जो कमियां रहती हैं तो वो कौन सी जन्मजात होती हैं? इनके ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है दृष्टि दोष, सेकंड है श्रवण दोष, थर्ड है मूक बधिर या फोर्थ है मंद बुद्धि। जो बच्चों में जन्मजात पाई जाती हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा मंद बुद्धि। तो मंद बुद्धि क्या है? मानसिक पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण होता है, जो किस पर डिपेंड करता है? हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम पर डिपेंड करता है। तो मंद बुद्धि जो अक्षमता को ही जन्मजात माना जाता है, क्योंकि इसका जो मुख्य कारण है, तो क्या कारण हो सकता है कि माता पिता के मानसिक पिछड़ेपन से ही उनको मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा मंद बुद्धि। तो मंद बुद्धि जो रहता है वो बच्चों में जन्मजात ही मिलता है, जन्म से ही उनको ये चीजें मिलने लगती हैं। तो इसका ये एक प्रमुख कारण है। नेक्स्ट है, प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? फर्स्ट है अभ्यास, सेकंड है प्रेरणा, थर्ड है लक्ष्य या फोर्थ है वाद विवाद। जब हम कुछ चीजें प्रयास करते हैं तो प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? आप मुझे इसका कमेंट करके बताइए कि इसे किस मनोवैज्ञानिक ने बताया है, कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। तो फ्रेंड्स, प्रयास जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमसे गलतियां नहीं होंगी। तो इसका मुख्य महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो सकता है? तो इसका जो मुख्य कारण है वो है लक्ष्य। यदि हमें प्रयास करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। यदि हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे तो उसमें हमें मेहनत करनी होगी और कहीं ना कहीं उसमें गलतियां भी होंगी। जब तक गलतियां नहीं होंगी तब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है फ्रेंड्स? इसमें एम्स होने चाहिए, आपके लक्ष्य होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए फ्रेंड्स, कि आपको अच्छे से समझ में आए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कि निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? इसके ऑप्शन है डेसीमीटर, सेकंड है डेसीबल, थर्ड है डेसीपाइन या फोर्थ है डेसी बिंदु। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा हमारा डेसीबल। ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो डेसीबल यानी क्या होता है कि सुनने की क्षमता की जांच के लिए डेसीबल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि व्यक्ति जब सुनता है तो उसकी जो लगभग जो क्षमता रहती है वो 40 से 50 डीबी यानी क्या हो जाएगा? डेसीबल होती है। तो सुनने की क्षमता की जांच के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डेसीबल का यूज किया जाता है, जिसे हम डी और बी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। एक टीचर्स को यदि बच्चों को होमवर्क दे रहा है तो उसे कैसी जांच करनी चाहिए? कभी कभी, कभी नहीं, नियमित, जब छात्र कहें। तो ये टीचर्स पर डिपेंड करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा नियमित। आप बच्चों को यदि होमवर्क दे रहे हैं तो डेली आप उस चीज की जांच करिए, जिससे बच्चा क्या हो, अच्छे से पढ़े और उसको ये लगे कि उसके जो शिक्षक है वो डेली उस चीज को चेक कर रहे हैं। तो आप जब भी बच्चों को होमवर्क देते हैं तो नियमित रूप से उसकी जांच करनी चाहिए। नेक्स्ट है, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है हमारा दृष्टि दोषयुक्त बच्चे, सेकंड है मूक बधिर बच्चे, थर्ड है मंद बुद्धि बच्चे या फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो होगा हमारा मूक बधिर बच्चे। तो किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का यदि सिंबल्स का यूज किया जाता है? जो बच्चे बोल नहीं सकते उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरी आदतों में सुधार किया जाता है। इसके ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है आपका डांट डपट कर, सेकंड है दोषारोपण के द्वारा, थर्ड है अनुबंधन के द्वारा, या फोर्थ है ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स अनुबंधन के द्वारा। तो बुरी आदतों में जब हम सुधार करेंगे तो उसमें किस तरीके से कर सकते हैं बच्चों में, अनुबंधन के द्वारा हम इसमें सुधार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाद बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है। इनका ऑप्शन देखते हैं। पहला है व्यवहारवाद, सेकंड है संज्ञावाद, थर्ड है रचनावाद और फोर्थ है ज्ञानवाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है रचनावाद। तो रचनावाद जो है वो बच्चों में अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है। बच्चे खुद से क्रिएटिविटी करते हैं, खुद से किसी चीज का रचना करते हैं, जिससे उनमें क्या होता है, नॉलेज होने लगता है। नेक्स्ट है, कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषताएं होती हैं। इनके ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है, उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमताएं होती हैं जो उनके ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती हैं। सेकंड है, उनमें कक्षा में समायोजन में कोई कठिनाइयां उत्पन्न नहीं होती। थर्ड है, उन्हें केवल गणित में कठिनाई होती है, या फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। आप क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स कि इसमें क्या लिखा है कि कम गति से यानी कि धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की जो मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। जो बच्चे बहुत स्लो यानी कि बहुत धीमी गति से किसी भी चीज को लर्निंग करना सीखते हैं तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या होंगी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमताएं होती हैं जो उनके ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। इनके ऑप्शन है मौलिकता, सेकंड है उत्पादकता, थर्ड है अपरिवर्तनशीलता, या फोर्थ है नवीन ज्ञान की खोज। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा हमारा अपरिवर्तनशीलता। तो सृजनात्मकता का जो मुख्य है उसमें क्या क्या हो सकता है, मौलिकता भी होती है, उत्पादकता भी होती है, और इसमें नए नए ज्ञानों की हम खोज भी कर सकते हैं। तो ये इसकी विशेषताएं होती हैं, और इसकी विशेषताएं नहीं है तो वो कौन सी नहीं है, अपरिवर्तनशीलता का इससे कोई भी संबंध नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो उनका भंडार गृह कौन सा कहलाता है। ऑप्शन देखते हैं। इदम, अहम, परअहम, या इदम एवं अहम। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा कहलाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पे नए टॉपिक के साथ। डेली हम 20 क्वेश्चन कवर करेंगे फ्रेंड्स। जो यूजीसी नेट एग्जाम आने वाला है तो हम उसकी प्रिपरेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये वीडियो, तो हमारे चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा पर लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स आप सभी को।